Hello everyone, welcome back to my channel. So guys, this is part 3 and the last part of our TENS therapy. So already in part 1 and part 2 we have covered about the type of TENS and the mechanism of action of all the type of tenses and also about the pain gate theory. So if you haven't seen these two videos, I will link these videos in the description box below and in the pinned comment. So you can definitely go and check those videos out first and उसके बाद आप इस वीडियो को देखना. So आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे about the indications, contraindications, method of TENS एप्लीकेशन एंड एक और मेजर क्वेश्चन की जो टेंस में करंट की फेडिंग होती है ये क्यों होती है. सो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलने वाला है आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में एंड ऑल्सो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द टेंस थेरेपी सीरीज. सो बिना किसी देरी के आप जल्दी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं. सो अब बात करते हैं अबाउट द इंडिकेशंस ऑफ टेंस थेरेपी. सो अब तक आपको पता चल गया होगा कि टेंस हम यूजुअली देते हैं पेन रिलीफ के लिए. सो जिस भी कंडीशन या जिस भी बीमारी में पेशेंट को पेन रिलीफ चाहिए उसका हम एक टारगेट या फिर एक गोल जो थेरेपी हो सकती है दैट इज टेंस थेरेपी. सो पोस्ट सर्जिकल पेन, बैक पेन, अर्थराइटिस, नर्व पेन, मायोफेशियल पेन एंड एक्यूट पेन. एंड इसके अलावा अगर आपको कोई और कंडीशन मिलती है जहाँ पे पेशेंट को पेन रिलीफ चाहिए होता है वो सारे पेन के इंडिकेशंस में आ जाएंगे. सो ये बहुत ईजी है, अगर आप चाहो तो आपको रट्टा मारने की भी इसमें ज़रूरत नहीं है. आप बस एक चीज़ ध्यान रखो कि जहाँ जिस कंडीशन में पेशेंट को पेन होगा वहाँ पे हम टेंस देंगे. सो आप इजीली इसके इंडिकेशंस जो है वो लिख के आ सकते हो. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द कॉन्ट्रा इंडिकेशन. अब इंडिकेशंस तो हमें पता चल गया, आसान है कि जहाँ पे पेशेंट को पेन है वहाँ पे टेंस दे दो. बट कौन कौन सी जगह, कौन कौन सी कंडीशंस में आपको टेंस नहीं देना है वो आपको ध्यान रखने वाली बात है. अनडायग्नोस्ड पेन में, पेस मेकर या फिर कोई मेटल इम्प्लांट हो तो भी आपको टेंस वहाँ नहीं देना है क्योंकि करंट वहाँ पे इकट्ठा हो सकता है, कलेक्ट हो सकता है. एपिलेप्सी, कैरोटिड साइनस, ट्यूमर्स के ऊपर नहीं देना है. एक्टिव डीप वेन थ्रोम्बोसिस बिकॉज एम्बोलाई फॉर्मेशन हो सकता है. एक्टिव टिश्यू ब्लीड पे भी नहीं देना है. आइज पे या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे टेंस यू शुड नेवर गिव. एंड रिसेंटली रेडिएटेड टिश्यू यानी कि रेडियोथेरेपी अगर किसी पार्ट ऑफ द बॉडी की हुई है तो वहाँ पे भी टेंस इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड. सो दीज आर दी मेन कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो कि टेंस थेरेपी की होती हैं. ये आपको अच्छे से मेमोराइज करनी है, ध्यान में रखनी है ये सारी. ओके, सो टेंस शुड नॉट बी डिलीवर्ड ओवर द एंटीरियर पार्ट ऑफ द नेक. एंटीरियर पार्ट ऑफ द नेक में भी कभी भी हम टेंस थेरेपी नहीं देते हैं. बिकॉज क्यों नहीं देते हैं? बिकॉज इट में स्टिमुलेट द कैरोटिड साइनस. एंटीरियरली क्या लोकेटेड है? कैरोटिड साइनस लोकेटेड है. एंड अगर एक बार वो स्टिमुलेट हो गया तो उसकी वजह से एक्यूट हाइपोटेंसिव रिस्पॉन्स आ सकता है, यानी कि बीपी एकदम ड्रॉप डाउन हो सकता है बिकॉज ऑफ द वेगल रिफ्लेक्स. इसलिए एंटीरियर पार्ट ऑफ द नेक पे कभी भी टेंस नहीं देना है. एंड इट ऑल्सो कैन स्टिमुलेट laryngeal nerves leading to laryngeal spasm क्योंकि ऑब्वियसली आपका लैरिंग्स वाला पार्ट भी आपके एंटीरियर नेक में ही होता है. सो ये आपको बहुत ध्यान रखना है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ओके, अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ टेंस की. तो जब आप पेशेंट को टेंस अप्लाई कर रहे हो तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है? इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट, पल्स पैटर्न, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, एम्पलीट्यूड एंड एनाल्जेसिक इफेक्ट. इन सब बातों का हम ध्यान रखेंगे और लेके करके अब इनको समझते भी हैं. सो देखो, कन्वेंशनल टेंस, एक्यूपंचर लाइक टेंस एंड इंटेंस टेंस. अब इन तीनों का जो जितने भी ये आपके वो हैं, इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट, पल्स पैटर्न, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, एम्पलीट्यूड, ड्यूरेशन, एनाल्जेसिक इफेक्ट, इन सबको यहाँ पे अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है इन रिस्पेक्ट टू ऑल द टाइप ऑफ टेंसेज. सो कन्वेंशनल टेंस में इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट कहाँ होगी? ओवर द साइट ऑफ द पेन के ऊपर. एक्यूपंचर में कहाँ होगी? मोटर पॉइंट के ऊपर, मायोटोम के ऊपर, टेंडर या ट्रिगर पॉइंट के ऊपर. इंटेंस टेंस में जहाँ पे पेन है या फिर नर्व बंडल है उसके ऊपर. पल्स पैटर्न इन कन्वेंशनल टेंस विल बी कंटिन्यूस, इन एक्यूपंचर विल बी बर्स्ट एंड इन इंटेंस इट विल अगेन बी कंटिन्यूस. Pulse frequency will be 80 to 100 pps in both conventional and acupuncture and intense tense में 200 pps यानी कि pulse per second. pps is pulse per second. पल्स ड्यूरेशन की बात करें तो कन्वेंशनल और एक्यूपंचर में सेम है 100 to 200, बट इंटेंस में कितनी है? 1000. पल्स एम्पलीट्यूड की बात करें तो एम्पलीट्यूड यानी कि जो इंटेंसिटी है वो हम बढ़ाते रहेंगे तब तक जब तक पेशेंट को कंफर्टेबल फील नहीं हो जाता. एक्यूपंचर में इंटेंसिटी इतनी होनी चाहिए कि वो स्ट्रॉन्ग हो और इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि वो एक मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो एलिसिट कर सके जिसकी वजह से जो आपके फाइबर्स हैं वो एक्टिवेट हो पाएँ, राइट.
इंटेंस टेंस के अंदर जो आपकी इंटेंसिटी रहती है वो थोड़ी ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू द टॉलरेबल लिमिट ऑफ द पेशेंट, हल्की सी उससे ज़्यादा रहेगी ताकि पेशेंट को थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। ड्यूरेशन की बात करें तो कंटिन्यूस टेंस अप टू 30 मिनट्स, एक्यूपंक्चर नो मोर देन 20 मिनट्स एंड इंटेंस टेंस क्योंकि इसकी इंटेंसिटी बहुत हाई होती है तो ड्यूरेशन इसका लो रखते हैं 5 मिनट्स तक का। एनाल्जेसिक इफेक्ट अकर व्हेन स्टिमुलेटर इज ऑन, कन्वेंशनल का। एक्यूपंक्चर में क्या होगा, स्टिमुलेटर ऑन में तो रहेगा बट उसके थोड़ी देर बाद तक भी रहेगा। और इंटेंस टेंस में क्या होता है कि जब आपने इलेक्ट्रोड प्लेस करे हैं पेशेंट के ऊपर तब भी रहता है, प्लस अगर आप टेंस की थेरेपी को हटा देते हो उसके भी काफ़ी देर तक जो इसका इफेक्ट है वो देखने को मिलता है इन इंटेंस टेंस, ठीक है। अब एक क्वेश्चन तो ये हो गया तुम्हारा बेसिकली कि एप्लीकेशन वगैरह कैसे होता है टेंस का। अब जब तुमने कभी भी पेशेंट को टेंस लगाया होगा तो एक चीज़ सुनी होगी या फिर पेशेंट तुम्हें बोलते हैं कि अब तो करंट आना बंद हो गया है ना, पर तुम मशीन पे जाके देखते हो तो करंट तो उतने ही इंटेंसिटी से जा रहा है, तो फिर बंद कैसे हो गया करंट आना। तो तुम्हें उसका जो एम्पलीट्यूड है, इंटेंसिटी है वो इंक्रीज़ करनी पड़ती है, उसके बाद देन द पेशेंट अगेन फील्स कि हाँ चलो ठीक है मुझे फील हो रहा है करंट आ रहा है। सो ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑफ टेंस देयर इज अ फेडिंग ऑफ करंट सेंसेशन, ठीक है, जो हमें पेशेंट बताते हैं। दिस फिनोमेना इज एट्रीब्यूटेड टू, अब ये होता किस किस वजह से है, बिकॉज ऑफ एडेप्टेशन, हैबिटुएशन और एकोमोडेशन टू द इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। अब ये तीनों टर्म्स क्या होती हैं इनको एक बार समझ लेते हैं जिनकी वजह से ये जो फेडिंग वाला फिनोमेना है ये होता है। सो फर्स्ट इज एडेप्टेशन। अब एडेप्टेशन का मतलब क्या हुआ कि नर्व ने करंट को अडॉप्ट कर लिया। अब इसको एक बार इन डिटेल इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। सो एडेप्टेशन इज डिक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन पोटेंशियल, यानी कि जो एक्शन पोटेंशियल जाता है नर्व पे उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई है, एंड अ डिक्रीज इन द सब्जेक्टिव सेंसेशन ऑफ स्टिमुलेशन व्हेन इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन इज अप्लाइड व्हेन देयर इज नो चेंज इन द अप्लाइड स्टिमुलस। सो बेसिकली एडेप्टेशन के अंदर क्या हो रहा है कि जो एक्शन पोटेंशियल है उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई है। अब एक्शन पोटेंशियल की अगर फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी तो जो थ्रेशोल्ड है अगर वहीं तक आपका पोटेंशियल पार नहीं कर पा रहा या टच नहीं हो रहा तो फिर जो मसल की या फिर नर्व की स्टिमुलेशन है वो होगी कैसे, वो नहीं हो पाएगी। सो वन ऑफ द फैक्टर विच लीड्स टू फेडिंग ऑफ द करंट is the adaptation. Now second is habituation. अब ये habituation क्या होता है, यानी कि आदत लग जाना। That means it occurs when electrical stimulation continues to evoke action potential but there is a reduction in CNS system response, यानी कि action potential तो आता जा रहा है but CNS ने इसको भाव देना आप बंद कर दे, यानी कि CNS को लगता है यार ये तो आता ही रहेगा, बोलता ही रहेगा, छोड़ो इसकी तुम तरफ ध्यान ही मत दो। तो CNS जब ध्यान ही नहीं दे रहा तो हमारी इतनी आदत में आ गया है CNS को कि भैया आता रहेगा ये तो वो हो गया तुम्हारा हैबिचुएशन। थर्ड इज एकोमोडेशन। तो एकोमोडेशन क्या होता है, इट इज राइज इन द मेम्ब्रेन थ्रेशोल्ड पोटेंशियल एसोसिएटेड विद अ स्लोली अप्लाइड डीपोलराइजिंग करंट, यानी कि जो नर्व का मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, हम नर्व को स्टिमुलेट कर रहे हैं, सो नर्व का एक जो मेम्ब्रेन थ्रेशोल्ड होता है और अगर उस थ्रेशोल्ड को एक्शन पोटेंशियल क्रॉस कर जाता है तो स्टिमुलेशन होता है, बट अगर नहीं कर पाता तो स्टिमुलेशन नहीं हो पाता है। सो दैट इज वाई अकोमोडेशन में क्या हो रहा है कि जो आपका मेम्ब्रेन का थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है उसको वो क्रॉस ही नहीं कर पा रहा, या फिर जो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है मेम्ब्रेन का वो इतना बढ़ गया है कि जो एक्शन पोटेंशियल आ रहा है वो वहां तक पहुंच ही नहीं रहा है। इस वजह से जो आपका फेडिंग ऑफ करंट है वो आपको देखने को मिलता है। अब इन्हीं रीजंस की वजह से क्या होता है, बहुत सारी जो टेंस की मोडालिटीज़ आती हैं उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जिनको आप मॉडिफाई कर सकते हो ताकि ये जो फैक्टर्स होते हैं, जो तीनों फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से फेडिंग ऑफ करंट सेंसेशन पेशेंट को फील होती है वो ना हो। इसके लिए हमें आइडियली क्लिनिक्स पे या फिर ओपीडीज़ में जब हम पेशेंट्स को टेंस लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद जाके हम पेशेंट से पूछते रहते हैं आर यू फीलिंग कंफर्टेबल, आपको सेंसेशन आ रही है। नहीं तो अगर आप जाओगे तो पेशेंट खुद ही आपको बोल देते हैं कि भैया मुझे करंट फील नहीं हो रहा, अब कहाँ चला गया डॉक्टर साहब, करंट नहीं आ रहा मेरे को, ऐसे बोल देते हैं वो। तो उसमें क्या करना पड़ता है, कॉन्स्टेंटली जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज करनी पड़ती है। अभी हाल फिलहाल क्लिनिक्स में वी आर डूइंग दिस ओनली, ठीक है, ताकि अडेप्टेशन ना हो, एकोमोडेशन ना हो एंड हैबिचुएशन ना हो नर्व का। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टेंस थेरेपी। गाइज आई होप कि आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी टेंस थेरेपी की, एंड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज एंड सीरीज के लिए मेरे चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर देना।